नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं इसके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान विषय पर। तो उसी कड़ी में आज हम अगले विषय के रूप में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के विकास की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनके विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस तरह से भारतीय संविधान का जो है विकास हुआ और भारतीय संविधान को किस तरीके से क्रमवार लिखित किया गया और जिसका परिणाम ये रहा कि भारतीय संविधान आज हमारे देश की शासन व्यवस्था की रीढ़ है, जिसके अनुसार शासन व्यवस्था चलाई जाती है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के विषय में। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की बात करेंगे तो हम इस विषय को भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की जो चर्चा है इसको हम दो भागों में विभाजित करके बात करेंगे। पहला होगा राजलेख यानी चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से, और दूसरे में हम कह सकते हैं कि जो अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम बनाए गए हैं, भारत परिषद अधिनियम और भारत शासन अधिनियम, इनके माध्यम से हम बात करेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला, जैसे इसका विभाजित करने का जो एक आधार वर्ष रखा गया है, इसमें हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद और 1857 क्रांति के पहले, यानी 1857 की जो महान क्रांति हुई है उसके पहले क्या व्यवस्था थी और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम में जो परिवर्तन किए हैं वो क्या परिवर्तन है और उसके बाद क्या हुआ है, उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में जो चार्टर्ड एक्ट बनाए गए हैं, इसमें हम अगर इसको दो भागों में बांटेंगे तो 1857 को यदि हम आधार वर्ष मान लें और इसी आधार पर इसका विभाजन करें तो इस तरफ एक तरफ हम मानेंगे कि 1857 के पहले जो चार्टर्ड एक्ट और कह सकते हैं कि राजलेख, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजलेख जारी किए गए थे और चार्टर्ड एक्ट बनाए गए थे भारत में शासन के दृष्टिकोण से, भारत पर कंपनी के शासन के दृष्टिकोण से। तो ये चार्टर्ड एक्ट जो है एक कंपनी के शासन के अंतर्गत था और इसका लगभग 1600 में कंपनी की स्थापना से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम अथवा भारत परिषद अधिनियम इसके माध्यम से शासन किया गया। तो 1857 के पहले चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से और 1857 के बाद भारत शासन अधिनियम तथा भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से शासन किया गया। अब इसका जो है चार्टर्ड एक्ट की बात करेंगे तो चार्टर्ड एक्ट में जो है पहला चार्टर्ड एक्ट था 1700, पहले अगर बात करेंगे तो 1600 में एक जो है राजलेख, 1600 ईस्वी में एक राजलेख, कंपनी का राजलेख, जो किसके द्वारा जारी किया जाता था, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1600 के राजलेख के माध्यम से स्टार्ट होता है। उसके बाद क्रम आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट,
एक्ट। उसके बाद फिर आता है 1784 का चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद आता है 1784 का क्या नाम के चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद आता है 1793 का जो है वो चार्टर्ड एक्ट। और उसके बाद फिर 1793 का चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद 1813 का 1813 का चार्टर्ड एक्ट। उसके बाद आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट। और इसके माध्यम से जो है शासन किया गया। अब हम चार्टर्ड एक्टों की बात करेंगे, ये सारे हैं। और अधिनियम में जो है वो सारी चीजें अधिनियम के इसके बाद के 1857 के बाद भी जो भी नियम पारित किए गए हैं वो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए हैं। तो कंपनी के राजलेख की बात करेंगे तो कंपनी की स्थापना जो है, कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तो कंपनी की स्थापना 1600 के ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो राजलेख जारी किया गया था, उस राजलेख के माध्यम से कंपनी की स्थापना की गई। और कंपनी की स्थापना के संबंध में सबसे पहली बात है कि इसमें दो जो है प्रशासन के दो अंग निर्धारित किए गए थे। जैसे एक अंग इसमें कहा जाएगा कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, और दूसरा जो इसका अंग था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो इसमें कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की बात करेंगे तो कंपनी की स्थापना की बात करेंगे। पहले सबसे पहले कंपनी की स्थापना 1600 में, और 1600 में जब ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई तो इसके जो शासन के नियम थे, जो शासन के रूल्स थे, इन शासन के रूल्स के लिए एक 1600 का राजलेख जारी किया गया। यानी 1600 में एक राजलेख जारी किया गया। अब इस राजलेख के माध्यम से दो प्रशासन के दो अंग, यानी इसके जो है राजलेख के माध्यम से प्रशासन के दो अंग निर्धारित किए गए। प्रशासन के दो अंग निर्धारित किए गए। इसमें पहला था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इन दो प्रशासन के दो अंगों के द्वारा उस समय कंपनी का प्रशासन चलाया जाता था, कंपनी का शासन चलाया जाता था। अब ये कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स क्या थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ऐसे व्यक्ति थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था जिनका कंपनी की हिस्सेदारी में 500 पाउंड लगभग 6 महीने या इससे अधिक समय के लिए निवेश किया गया हो। इसमें जो है प्रोप्राइटर्स ऐसे सदस्य होते थे जो कंपनी के हिस्सेदारी में कम से कम 500 पाउंड का और 6 महीने से अधिक के समय के लिए निवेश किया गया हो, ऐसे सदस्य प्रोप्राइटर्स के सदस्य थे। और इन प्रोप्राइटर्स के सदस्यों के द्वारा ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की, जिनकी संख्या कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों के सदस्यों की संख्या 24 थी। तो इन 24 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के जो सदस्य थे उनके माध्यम से इनका चुनाव किया जाता था, इनका निर्वाचन किया जाता था। ये यहाँ पर निर्वाचन की प्रक्रिया थी। तो इन 24 सदस्यों को कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के ऐसे सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता था जिनकी हिस्सेदारी कंपनी में कम से कम 500 पाउंड की हिस्सेदारी
कम से कम 6 माह के लिए 6 माह के लिए हुई हो, यानी प्रोप्राइटर के ऐसे सदस्य जो 500 पाउंड की हिस्सेदारी कंपनी में कम से कम 6 माह के लिए किए हों, वो डायरेक्टर्स के सदस्यों को, यानी डायरेक्टर्स के जो 24 सदस्य थे, इनको चुनने की उन्हें छूट थी और उनको ये वोटिंग के माध्यम से चुन सकते थे। अब कंपनी की आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो कंपनी की आर्थिक स्थिति जो है धीरे धीरे क्या हुई कि स्थिति बिगड़ती गई, जिसमें क्या हुआ कि कंपनी की आर्थिक साख को बहुत ही जो है आर्थिक नीतियों के कारण, कंपनी की आर्थिक नीतियों के कारण कंपनी की आर्थिक साख को जो है बहुत ही धक्का लगा और आर्थिक साख में इसकी स्थिति गिरी। तब कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन से, जो उस समय कंपनी के जो है सारे रूल्स और रेगुलेशन की स्थापना करता था, तो कंपनी जो है अपनी आर्थिक स्थिति यानी साख के लिए ब्रिटिश क्राउन से आर्थिक मदद मांगने की बात की। तो ब्रिटिश सरकार ने इनको आर्थिक मदद देने की बात की और आर्थिक मदद देने के लिए इन्होंने दो तरह की कमेटियां गठित की। एक प्रवर कमेटी, यानी कंपनी के आर्थिक साख की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी गई, जिसमें आर्थिक सहायता देने के लिए दो कमेटियां गठित की गई। प्रवर समिति और गुप्त समिति में और प्रवर समिति के माध्यम से जो है इसका जो है सबसे पहले संवैधानिक विकास की स्थिति को स्पष्ट किया गया और एक लिखित संविधान के माध्यम से, यानी इस गुप्त समिति की सिफारिश पर ही भारत के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, जिसके माध्यम से भारत में पहली बार लिखित तरीके से, किसी भी मौखिक तरीके से नहीं बल्कि लिखित तरीके से भारत में शासन के नियम बनाए गए। और वो नियम क्या थे वो आगे हम आपसे चर्चा करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट में। तो प्रवर समिति के माध्यम से इसको त्वरित सहायता के लिए आर्थिक सहायता दी गई लगभग 50 लाख पाउंड। ये प्रवर समिति के तुरंत जो है उसको सहायता दी गई 50 लाख पाउंड की। लेकिन गुप्त समिति जो गठित की गई, ये कंपनी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो है इसमें भारत में जो है लिखित कानून की स्थापना करने के लिए ये सारी चीजें की गई। अब उसमें एक बात और भी है, जैसे अधिनियम के कार्यों के लिए बात करेंगे तो इसमें एक चीज हम शायद गलती से लिख दिए यहाँ पर, जो 50 लाख पाउंड है वो 14 लाख पाउंड की बात की गई है। 14 लाख पाउंड की आर्थिक सहायता दी गई थी, गलत लिखा है, सॉरी। इसमें जो है आप इसको 14 लाख संशोधित कर लीजिएगा, जो भी होगा। इसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में बहुत ही नियम बनाए गए, जिसमें एक लिखित तरीके से कंपनी के शासन करने के नियमों को स्थापित किया गया।
जिसके माध्यम से कंपनी के शासन का सूत्रपात हुआ और विधिवत तरीके से सूत्रपात हुआ। इसमें फिर हम बात करेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो इसमें क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से अब जो निदेशक मंडल था, जिसमें कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो उन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्सों को जो है डायरेक्टरों का जो कार्यकाल था वो 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। पहले इनके जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनके सदस्यों की संख्या या इनका जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, इनका कोई समय निर्धारण नहीं था। ये निर्वाचन के द्वारा यानी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्यों के द्वारा चुने जाते थे और इनका कोई कार्यकाल नहीं होता था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इनके कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। अब निर्धारित करने के बाद हुआ क्या कि इनको, जैसे इसमें कहा गया कि इनके सदस्यों की जिनकी हिस्सेदारी कंपनी में कम से कम 1000 पाउंड की है, उनको जो है अस्थायी सदस्य बनाया जाए और उनकी नियुक्ति जो है वो शासन द्वारा की जाए। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल प्रेसिडेंसी को एक मतलब बेहतरीन तरीके से अधिकार दिया गया। यह अधिकार दिया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को लाया गया। और जबकि गवर्नर वहां भी बने रहे, लेकिन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर ही कहा जाता था, लेकिन बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सिर्फ नाम चेंज हो गया और उसके अधिकारों का जो है विस्तार हो गया। और अधिकारों के विस्तार होने के बाद क्या किया गया कि इसमें और आगे जो संशोधन किए गए, जैसे सैन्य और सिविल शक्तियों का जो है गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसमें गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद में जो है जो सदस्य होते थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा यानी ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाते थे। अब उन परिषद के माध्यम से यानी गवर्नर जनरल इन तीनों प्रेसिडेंसियों का जो प्रशासन है वो उस परिषद और गवर्नर जनरल अपने द्वारा यानी गवर्नर जनरल सपरिषद प्रशासन चलाता था। इसमें धीरे धीरे एक एक प्रावधान को नोट करते हुए चलेंगे। जैसे पहला कहा जाए तो पहले में क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल को 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया 4 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। अब इसमें जो क्या हुआ कि अब ऐसे सदस्यों को अधिकार दिया गया वोट का, जो इसमें से ऐसे सदस्यों को अधिकार दिया गया वोटिंग का जो 1000 पाउंड यानी जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के सदस्य थे उनको पहले 5000 पाउंड की जो हिस्सेदारी के बाद वोटिंग का अधिकार मिलता था, उसको अब 1000 पाउंड कर दिया गया। और इसके अंतर्गत इसमें दूसरा प्रावधान किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को लाया गया।
बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को लाया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इसके अधिकार बढ़ गए। बंगाल के गवर्नर का अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। अब बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों का जो है भी इसमें विलय कर दिया गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसके सिविल और इसमें जो है क्या हुआ कि सिविल और सैन्य, इसके बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल का सिविल तथा सैन्य शक्ति पर निर्णय गवर्नर जनरल सपरिषद बहुमत के आधार पर करने लगा। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि लोकतंत्र की धीरे धीरे झलक दिखाई देने लगी। लोकतंत्र की इस झलक में फिर भी पूर्णता नहीं थी, क्योंकि गवर्नर जनरल के पास अधिकार ज़्यादा थे। ऐसी स्थिति में जब गवर्नर जनरल सपरिषद का जो है निर्णय निर्णायक नहीं हो पाता था, उस स्थिति में गवर्नर जनरल को एक निर्णायक मत देने का अधिकार रहता था, जिसके माध्यम से वो सारे निर्णय होते थे। और इसी में एक प्राविधान जो है वो 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और इस सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया गया। और इनके अन्य न्यायाधीशों में हम अन्य न्यायाधीशों को इधर थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि वहां पर जो है थोड़ा जगह की कमी है। इसमें चैम्बर्स थे, और लिमेस्टर तथा हाइड, ये जो है 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इनकी नियुक्ति भी जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई। सर एलिजाह एम्पे को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। और 1774 में इसी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में इस न्यायालय की स्थापना की गई। और इसमें जो है, जैसे इसके निर्णयों की बात करेंगे तो इसके निर्णयों को जो है, जैसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मिटा ले तो फिर आगे लिखा जाए। तो 1774 के जो उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, इसके निर्णयों के बारे में बात करेंगे। इसके निर्णयों को जैसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती, इसके निर्णय
चुनौती की बात करेंगे तो इसके निर्णयों को चुनौती जो है वो हमेशा लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में की जाती थी और प्रिवी काउंसिल का निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होता था। लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को चुनौती दी जाती थी और प्रिवी काउंसिल के निर्णय जो है सर्वोच्च माने जाते थे। और इसमें जो है इस एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान और भी किया गया कि जैसे कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया। इसमें होता क्या था कि जैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करते थे और यहाँ से व्यापार करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। और जिसमें होता क्या था कि कंपनी को इससे कोई लाभ होता नहीं था, ना ही ब्रिटिश सरकार को होता था। वो लाभ को अपने तक सीमित रखते थे, अपना स्वयं जो है झोली भरते थे, स्पष्ट बात। तो इसमें कंपनी को क्या लगा कि जो कर्मचारी वहाँ पर कार्य कर रहे हैं वो शोषण कर रहे हैं, वहाँ की जनता का अत्यधिक शोषण कर रहे हैं। इस शोषण की नीति को और अपने खजाने को भरने के लिए, शोषण की नीति तो कम लेकिन अपने खजाने को ज़्यादा भरने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिया कि आप अब बिना लाइसेंस के व्यापार नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास अगर लाइसेंस होगा तभी आप व्यापार कर पाएंगे। अब इसमें जैसे क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसके जो निर्णय होते थे, सपरिषद गवर्नर जनरल का निर्णय एससी यानी सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उससे अनुमति लेने की व्यवस्था की गई। यानी जो गवर्नर जनरल जो निर्णय लेगा उससे जो है सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगा, जो उस समय का जो 1774 का सुप्रीम कोर्ट था, इस समय का नहीं तो अभी का समझ लो, अभी का नहीं। इसकी संरचना 1774 में स्थापित की गई थी जो आज चल रहा है, तो इसके बेस वहीं से है। अब उसके बाद आता है कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी खामियां थी। जैसे हम कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी खामियां थी। गवर्नर जनरल को जो है वो अधिकार नहीं दिए गए थे कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके भारत की शासन व्यवस्था के संबंध में, व्यापार के संबंध में तथा शिक्षा के संबंध में, सारी चीजें थी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए और ब्रिटिश सरकार को जो है राजस्व इकट्ठा करने के लिए, उनका मेन मकसद तो राजस्व इकट्ठा करना था, बाकी सारी चीजें तो उसके पीछे थी। तो राजस्व इकट्ठा करने के जो उद्देश्य थे उस उद्देश्य में कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके माध्यम से क्या किया गया कि 1781 का एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसी के अंतर्गत 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सिर्फ सुधार था, इसमें किसी भी प्रकार का विशेष प्रावधान नहीं था। उसमें जो कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि वो पहला ऐसा कंपनी का लिखित शासन का दस्तावेज था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के लिए 1781 में जो है एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया जो कि एक सुधार अधिनियम था, जिसमें कहा गया कि जैसे जो पहले सुप्रीम कोर्ट जो गवर्नर जनरल सुधार
सुधार के लिए गवर्नर जनरल जो है वो जैसे अधिकार सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के अंतर्गत आता था, यानी एएससी की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। यानी जो गवर्नर जनरल अपने निर्णयों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो है उसमें सहमति जरूरी थी, उसको जो है जब गवर्नर जनरल जो है अब स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय ले सकता था। अब इसमें क्या हुआ कि जब उसको अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया और इसको गवर्नर जनरल को जो है वो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों के लिए, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इन तीनों क्षेत्रों के लिए कानून बनाने का अधिकार अब गवर्नर जनरल को था। तो इसमें जो है ये सारे प्रावधान किए गए और इसके तहत एक प्रावधान जो है ये भी किया गया कि इसमें जो है जैसे इसमें पहले था, इसमें हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार पहले भी था, मतलब इस 1773 के रेवेन्यू एक्ट के पहले भी था, लेकिन कुछ था जो अंशतः था उसे पूर्ण रूप से कर दिया गया। जो कानून बनाने का अधिकार अंशतः था अब वो पूर्ण रूप से कर दिया गया। इसमें सिर्फ एक्ट ऑफ सेटलमेंट में सिर्फ ये 2-3 चीजें थी, जैसे कि गवर्नर जनरल को जो है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। अब वो कोई भी कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो एक कह सकते हैं कि अंशतः कानून यानी कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था, उसको जो है पूर्ण रूप से गवर्नर जनरल को दे दिया गया। अब इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसकी चर्चा हम जो है अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो देखने में थोड़ा सा परेशानी भी होती है, इसलिए हम सोचते हैं कि छोटा छोटा करके डालें ताकि पढ़ने वालों को भी परेशानी ना हो और हमें पढ़ाने में भी परेशानी ना हो। तो तब तक के लिए जो है अगली क्लास के लिए आप हमारा इंतज़ार करिएगा। नमस्कार। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यही हमारे हौसले को बढ़ाता है। हमारे पढ़ाने के हौसले को आपके लाइक और शेयर से ही जो है हौसला मिलेगा हमको, और हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।